रवि एक आम लड़का था जो सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताता था। एक दिन उसे एक अजनबी का डायरेक्ट मैसेज डीएम आया। क्या तुम सच जानते हो? रवि चौंक गया। उसने उत्तर दिया, कौन हो तुम और किस सच की बात कर रहे हो? अगला मैसेज आया, अगर जानना चाहते हो तो आधी रात को पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ। रवि को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। रात 12 बजे वह स्टेशन पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ते ही उसने देखा एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। रवि घबरा गया। मतलब? आदमी ने उसे एक पुरानी डायरी दी। रवि ने जब उसे खोला तो उसमें उसकी खुद की जिंदगी के बारे में चीजें लिखी थी, लेकिन ऐसी बातें जो सिर्फ वही जानता था। तभी एक और डीएम आया, अब समझे, यह सच तुम्हें खुद ढूंढना होगा। रवि ने जल्दी से सिर उठाया, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ में डायरी थी और फोन की स्क्रीन पर एक और डीएम चमक रहा था। अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। रवि ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें उसके बचपन की कई यादें लिखी थीं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी थी जो उसे याद ही नहीं थी। मेरा बचपन तो साधारण था, फिर ये घटनाएं क्या है? वह बुदबुदाया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, रेलवे स्टेशन के पास पुराना कुआं, सच वही दफन है। रवि को एहसास हुआ कि उसे सच जानने के लिए वहां जाना होगा। रात के अंधेरे में वह स्टेशन के पीछे गया। वह सचमुच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। सावधान, कोई तुम्हें रोकने आ रहा है। रवि पीछे मुड़ा तो देखा वही काले कपड़ों वाला आदमी अब वहां नहीं था। उसकी जगह 3 अजीबोगरीब लोग खड़े थे, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए रवि, उनमें से एक ने कहा। रवि का दिमाग घूम गया। ये लोग मुझे नाम से कैसे जानते हैं? अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो डरकर भाग जाए या फिर कुएं के अंदर उतरकर सच का सामना करे। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या कुएं के अंदर झांके। लेकिन तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। डरो मत, सच तुम्हारे इंतजार में है। रवि ने हिम्मत जुटाई और कुएं में झांका। अंदर एक धुंधली सी रोशनी थी और उसे एक धातु का छोटा बॉक्स दिखाई दिया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। रवि ने पलटकर देखा, वे तीनों अजनबी अब और करीब आ चुके थे। उनकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी। तुम लोग कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उनमें से एक आदमी मुस्कुराया, हम वही है जो तुम्हें सच्चाई से बचाना चाहते हैं। अगर तुमने उस बॉक्स को खोला तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। रवि दुविधा में पड़ गया। अगर यह सच मुझे बदल देगा तो क्या मुझे इसे जानना चाहिए? फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो बॉक्स खोलो, लेकिन याद रखना, हर सच की एक कीमत होती है। रवि ने गहरी सांस ली, कुएं में झुककर बॉक्स को उठाया और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। रवि ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। अंदर एक पुराना पेंडेंट रखा था, जिसमें एक छोटी सी घड़ी लगी थी। लेकिन यह कोई आम घड़ी नहीं थी। इसके कांटे उल्टी दिशा में चल रहे थे। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अब घड़ी को दबाओ, लेकिन तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान अब सामने आने वाली है। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई खेल है या कोई साजिश, लेकिन जिज्ञासा के आगे डर कमजोर पड़ गया। उसने पेंडेंट के बीच में बने बटन को दबा दिया। अचानक सब कुछ घूमने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया और जब रवि ने आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। यह उसकी दुनिया नहीं थी। यह एक पुराना शहर था, लेकिन सब कुछ धुंधला था, जैसे किसी भूली बिसरी याद में दाखिल हो गया हो। सड़कों पर लोग घबराए हुए भाग रहे थे और दूर एक बड़ा महल दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई। राजकुमार, आप लौट आए? रवि हक्का बक्का रह गया। राजकुमार? किसकी बात कर रही हो? लड़की ने हैरानी से कहा, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? आपको याद नहीं कि आप इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं? आपको हमें बचाना होगा। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह सब सच है? क्या मैं वाकई किसी दूसरे समय का राजकुमार हूं? फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट नहीं था, बल्कि सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें ठीक वही महल था जो रवि के सामने खड़ा था, और दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो बिल्कुल रवि जैसा दिखता था। रवि की सांसें अटक गईं। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक आम इंसान था, फिर यह सब क्या हो रहा था? क्या सच में वह किसी और युग का राजकुमार था? उसने लड़की से पूछा,
ये कौन सा स्थान है और तुम मुझे राजकुमार क्यों बुला रही हो? लड़की ने घबराकर चारों ओर देखा और धीरे से कहा, यह वर्मन साम्राज्य है और आप इसके असली उत्तराधिकारी हैं। वर्षों पहले आपको एक श्राप से बचाने के लिए हमारे सबसे बड़े जादूगर ने समय में पीछे भेज दिया था, लेकिन अब आपको लौटना होगा, वरना यह राज्य नष्ट हो जाएगा। रवि कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन फिर से जगमगा उठी। एक नया डीएम आया। अब तुम्हें सच पता चल गया है, लेकिन सावधान रहो क्योंकि दुश्मन तुम्हारे लौटने की खबर पा चुके हैं। और तभी चारों ओर हलचल मच गई। काले लबादों में लिपटे कुछ रहस्यमयी योद्धा महल की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। लड़की ने रवि का हाथ पकड़ा। हमें भागना होगा, वरना वे तुम्हें खत्म कर देंगे। रवि को अब यकीन हो गया कि वह कोई सपना नहीं देख रहा था। यह सब सच था और उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन सवाल यह था, वह भागे या इस रहस्य का सामना करे। डीएम फिर आया। निर्णय तुम्हारा है राजकुमार। रवि की आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। काले लबादों वाले योद्धा तेजी से महल की ओर बढ़ रहे थे। लड़की ने उसका हाथ खींचा। हमें गुप्त मार्ग से निकलना होगा। रवि ने गहरी सांस ली और उसके साथ दौड़ पड़ा। महल की एक गुप्त सुरंग से वे दोनों बाहर निकले और एक घने जंगल में पहुंचे। जैसे ही वे रुके, रवि का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। नया डीएम आया। अब समय आ गया है अपनी असली शक्ति को जागृत करने का। तुम सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि वर्मन साम्राज्य के रक्षक हो। रवि भौचक्का रह गया। मेरी शक्ति? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। लड़की मुस्कुराई। तुम्हें बस याद दिलाना होगा। उसने अपने बैग से एक पुरानी तलवार निकाली और रवि को दी। यह तुम्हारी है राजकुमार, इसे पकड़ते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। रवि ने हिचकते हुए तलवार को छुआ और अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। उसके दिमाग में कई धुंधली यादें जाग उठी। एक महायुद्ध, एक खतरनाक शत्रु और एक वादा जो उसने किया था। अब उसे सब याद आ रहा था। तभी जंगल में हलचल हुई। वे काले लबादों वाले योद्धा अब उनके ठीक सामने थे। उनका नेता आगे बढ़ा और बोला, अंततः तुम्हें याद आ ही गया, राजकुमार रविंद्र। रवि चौंक गया। रविंद्र? यह मेरा असली नाम है? फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अब तुम्हें खुद तय करना होगा, राज्य को बचाओ या हमेशा के लिए गायब हो जाओ। रवि ने तलवार कसकर पकड़ ली। अब वह भागने वाला नहीं था। रवि, या अब कहे राजकुमार रविंद्र, की पकड़ तलवार पर मजबूत हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अनजान शक्ति चमक रही थी। सामने खड़े काले लबादों वाले योद्धा अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रहे थे। उनके नेता ने आगे बढ़कर कहा, हमें पता था कि तुम वापस आओगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यह साम्राज्य अब हमारा है। रवि ने गहरी सांस ली। यह साम्राज्य मेरा है और मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अतीत को महसूस करो। तलवार तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। रवि ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। अचानक तलवार नीले प्रकाश से चमक उठी और एक जोरदार ध्वनि के साथ रवि के चारों ओर एक ऊर्जा ढाल बन गई। जैसे ही दुश्मनों ने हमला करने की कोशिश की, वे उस ढाल से टकराकर पीछे गिर पड़े। लड़की चौंक गई। राजकुमार, आपको अपनी शक्ति मिल गई। रवि के दिमाग में अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। उसे याद आया कि ये काले लबादों वाले योद्धा कोई मामूली सैनिक नहीं थे। ये छाया योद्धा थे जो सदियों से अंधेरे में छिपे रहकर सत्ता पर कब्जा करने की ताक में थे। और वह राजकुमार रविंद्र ही था जिसने उन्हें एक बार हराया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, डीएम भेज कौन रहा था? जैसे ही रवि ने यह सोचा, फोन पर एक नया संदेश आया। अब जब तुम्हें अपनी यादें मिल गई हैं, तो असली लड़ाई शुरू होती है। लेकिन यह जान लो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं वह हूं जिसने तुम्हें बचाया। रवि की सांसें थम गईं। तुम कौन हो? उसने टाइप किया। इस बार जवाब के बजाय स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमके, जल्द ही मिलेंगे। और तभी एक काली धुंध चारों ओर फैलने लगी। रवि के चारों ओर काली धुंध घनी होती जा रही थी। उसके हाथ में तलवार थी और दिल में अनगिनत सवाल। जल्द ही मिलेंगे? ये डीएम भेजने वाला कौन था? क्या वह दोस्त था या कोई नया दुश्मन? तभी छाया योद्धाओं का नेता जोर से हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुरानी यादें तुम्हें बचा लेंगी? बहुत देर हो चुकी है राजकुमार। रवि को अचानक अपने बचपन की एक धुंधली याद आई। एक बूढ़े आदमी ने उसे एक मंत्र सिखाया था, एक ऐसा मंत्र जो छाया को मिटा सकता था। उसने गहरी सांस ली, अपनी तलवार ऊपर उठाई और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ धीरे धीरे मंत्र दोहराने लगे, अग्निसूत्रम प्रकाशममय। अचानक
तलवार से एक तेज रोशनी फूटी जिसने पूरी जगह को जगमगा दिया। छाया योद्धा चीखने लगे, उनकी काली परछाइयां जलने लगीं। उनके नेता ने गुस्से में कहा, यह संभव नहीं, तुम्हारी शक्ति लौट आई। लेकिन तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अभी नहीं रविंद्र, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं आए, वे तुम्हें किसी और से बचाने आए हैं। रवि चौंक गया। क्या? अगर यह दुश्मन नहीं तो असली खतरा कौन है? और तभी एक गहरी भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। सामने घने कोहरे से एक और आकृति उभर रही थी। लाल आंखें, लंबे काले वस्त्र और हाथ में एक रहस्यमयी छड़ी। छाया योद्धाओं के नेता ने धीरे से फुसफुसाया, असली अंधकार अब आ रहा है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने खड़ी रहस्यमयी आकृति की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। छाया योद्धाओं का नेता, जो अब तक रवि का दुश्मन लग रहा था, खुद डर के मारे पीछे हट रहा था। रवि ने तलवार कसकर पकड़ी और पूछा, तुम कौन हो? वह रहस्यमयी आकृति मुस्कुराई और धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। मैं वो हूं जिससे तुमने सबसे ज्यादा डरना चाहिए था, लेकिन तुमने कभी सोचा ही नहीं। रवि का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। भागो रविंद्र, यह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब रवि भागने के मूड में नहीं था। वह जानना चाहता था कि यह सब क्या हो रहा है। अगर तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो तो अपना नाम बताओ। रवि गरजा। वह रहस्यमयी आकृति जोर से हंसी और बोली, तुम्ही ने तो मुझे बनाया था राजकुमार, मैं तुम्हारा ही अंधेरा हूं, तुम्हारा दूसरा रूप। मैं हूं कालेंद्र। रवि का दिमाग घूम गया। मेरा दूसरा रूप? यह कैसे हो सकता है? तभी उसकी पुरानी यादें फिर से जागने लगी। उसे याद आया, सालों पहले जब वह वर्मन साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, उसने एक शक्ति प्रयोग किया था। उसने अपनी आत्मा से सभी नकारात्मक भावनाओं को अलग करने की कोशिश की थी। गुस्सा, लालच, भय। लेकिन यह भावनाएं नष्ट नहीं हुई, वे एक नई चेतना में बदल गईं। कालेंद्र, तुम्हें लगता था कि तुमने मुझसे छुटकारा पा लिया। कालेंद्र आगे बढ़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। रवि अब समझ चुका था, असली लड़ाई छाया योद्धाओं से नहीं थी, बल्कि खुद उसके अंधेरे से थी। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है राजकुमार। अगर तुम इसे हरा नहीं सके तो यह तुम्हें हरा देगा। रवि ने तलवार को कसकर पकड़ा। अब यह लड़ाई सिर्फ वर्मन साम्राज्य के लिए नहीं थी, यह उसकी अपनी आत्मा की लड़ाई थी। रवि ने तलवार को और मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में अब ना डर था, ना शंका, बस एक सवाल था। अगर कालेंद्र मेरा ही अंधेरा है तो क्या मैं इसे हरा सकता हूं? कालेंद्र मुस्कुराया। मुझे हराने की कोशिश मत करो रविंद्र, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। अगर मुझसे लड़े तो खुद को ही खत्म कर लोगे। रवि के दिमाग में हलचल मच गई। क्या सच में यह लड़ाई बेकार थी? क्या उसे कालेंद्र को स्वीकार कर लेना चाहिए? तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। लड़ाई जरूरी नहीं रविंद्र, सही रास्ता चुनो। रवि चौंक गया। अब तक हर बार डीएम ने उसे लड़ने के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार सही रास्ता? वह सोचने लगा। उसने अपने अतीत को याद किया, जब उसने अपनी नकारात्मक भावनाओं को अलग किया था। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि शक्ति सिर्फ प्रकाश में नहीं, बल्कि अंधेरे को समझने में भी होती है। रवि ने तलवार नीचे कर दी। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा कालेंद्र। कालेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। क्या? तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरा हिस्सा हो, और अगर मैं तुम्हें मिटाने की कोशिश करता हूं तो मैं खुद अधूरा रहूंगा। कालेंद्र की लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगी। मैं तुम्हें नकारने के बजाय स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन को अंधेरे के हिसाब से नहीं, अपने निर्णयों से चलाऊंगा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर कालेंद्र हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में बदलकर रवि के भीतर समा गया। रवि ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को पहली बार पूरी तरह स्वीकार किया हो। तभी आखिरी डीएम आया। अब तुम तैयार हो राजा रविंद्र? रवि ने फोन की स्क्रीन को देखा और पहली बार भेजने वाले का नाम लिखा था, अग्रसेन। रवि की आंखें फटी रह गईं। अग्रसेन, यह उसके राज्य के सबसे पुराने संत का नाम था, जो सदियों पहले लापता हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, एक चमकदार द्वार उसके सामने खुल गया। अब सवाल यह था, क्या वह इस दरवाजे से अपने साम्राज्य में वापस जाएगा या इस नए रहस्य को और गहराई से समझने के लिए रुकेगा? रवि के सामने चमकता हुआ द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर मैं इस दरवाजे से गुजर जाऊं तो क्या मैं सच में अपने साम्राज्य में लौट पाऊंगा? फोन फिर वाइब्रेट हुआ। नया डीएम आया।
दरवाजा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य लिखा गया है, लेकिन याद रखना, हर रास्ते की एक कीमत होती है। रवि ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे सामने वही भव्य वर्मन साम्राज्य दिखा, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। महल खंडहर में बदल चुका था, सड़कों पर सन्नाटा था और चारों ओर अंधकार फैला था। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, राजा रविंद्र। रवि पलटा। सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था। उनके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और उनकी आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। वृद्ध मुस्कुराए। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक पहुंचाया। मैं हूं अग्रसेन। रवि चौंक गया। तो ये सारे डीएम तुम भेज रहे थे? अग्रसेन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी नियति अधूरी थी। लेकिन मेरा साम्राज्य, ये क्या हो गया? रवि ने टूटी फूटी इमारतों को देखते हुए पूछा। अग्रसेन ने लंबी सांस ली। जिस दिन तुम्हें समय में भेजा गया, उसी दिन यह राज्य बर्बाद होने लगा। तुम ही इस धरती के संतुलन का आधार थे और अब तुम्हें इसे फिर से उठाना होगा। रवि को सब समझ आ चुका था। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह उसका कर्तव्य था। लेकिन मैं अकेला हूं, यह कैसे करूंगा? फोन फिर वाइब्रेट हुआ। तुम कभी अकेले नहीं थे और अब तो बिल्कुल भी नहीं। रवि ने चौंक कर देखा। सामने जंगल से वही लड़की बाहर आ रही थी जिसने उसे पहले पहचान लिया था, लेकिन इस बार उसके साथ हजारों लोग खड़े थे। कुछ सैनिक, कुछ आम नागरिक और कुछ जादूगर जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अग्रसेन मुस्कुराए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है राजा रविंद्र। क्या तुम अपने राज्य को फिर से उठाने के लिए तैयार हो? रवि ने तलवार को कसकर पकड़ा और उसके भीतर की रोशनी फिर से जगमगा उठी। मैं तैयार हूं। रवि, अब राजा रविंद्र ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसके सामने उसके लोग खड़े थे, आंखों में उम्मीद लिए। लेकिन महल खंडहर बन चुका था, राज्य अंधकार में डूबा था। क्या मैं सच में इसे फिर से खड़ा कर सकता हूं? अग्रसेन ने मुस्कुराकर कहा। राजा सिर्फ अपनी ताकत से साम्राज्य नहीं बनाता, बल्कि अपने लोगों के साथ मिलकर उसे जीवित रखता है। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। रवि ने चारों ओर देखा। सैनिकों की तलवारें जंग खा चुकी थीं, किसानों की जमीनें बंजर हो चुकी थीं और जादूगरों की शक्तियां कमजोर पड़ गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी भरोसा था। फिर फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। तुम्हें अपने राज्य की आत्मा को वापस जगाना होगा। छुपे हुए उत्तर खोजो। रवि ने चौंक कर स्क्रीन देखी। इस बार डीएम के साथ एक नक्शा था, एक गुप्त स्थान की ओर इशारा करता हुआ। यह क्या है? रवि ने पूछा। अग्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा, यह वर्मन साम्राज्य का सबसे बड़ा रहस्य है। सदियों पहले जब इस राज्य को पहली बार स्थापित किया गया था, तब यहां एक दिव्य ऊर्जा स्रोत रखा गया था, सूर्य कलश। यही इस भूमि को शक्ति देता था। लेकिन जब तुम्हें अतीत में भेजा गया, तब यह भी गायब हो गया। रवि ने नक्शे को गौर से देखा। यह उसे एक गहरे जंगल की ओर ले जा रहा था, जिसे भूल भुलैया वन कहा जाता था। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर हमें अपना राज्य वापस चाहिए, तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। रवि ने अपनी सेना की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारा भविष्य इस सूर्य कलश पर टिका है, तो हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। सैनिकों ने जोरदार जयकारा लगाया। अब वे सिर्फ युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वे अपने राज्य के पुनर्जन्म की यात्रा पर निकल चुके थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भूल भुलैया वन में उनका सामना किससे होने वाला था। राजा रविंद्र और उसकी सेना ने भूल भुलैया वन की ओर कदम बढ़ाया। यह जंगल साधारण नहीं था। यहां समय और दिशा का कोई मतलब नहीं था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। अग्रसेन ने चेतावनी दी, यह कदम कदम पर धोखा है। यह जंगल तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी भावनाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो अपने मन पर काबू रखे। रवि ने नक्शे की ओर देखा। उसे रास्ता दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कुछ अजीब होने लगा। सैनिकों को अपने घर याद आने लगे, कुछ को अपने परिवार की चिंता सताने लगी और कुछ को लगने लगा कि वे इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लड़की ने घबराकर कहा, यह जंगल हमारे डर को बढ़ा रहा है। अचानक रवि को भी एक भ्रम दिखा। उसने खुद को फिर से
एक साधारण युवक के रूप में देखा जो अपने फोन पर डीएम पढ़ रहा था। उसके सामने एक विकल्प था। क्या तुम इस यात्रा से बाहर निकलना चाहते हो? हाँ बाबाजाम, नहीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सब एक सपना था? क्या वह वापस अपनी असली दुनिया में लौट सकता था? लेकिन तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। याद रखो, राजा वो नहीं होता जो आराम चुनता है, राजा वो होता है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता है। रवि को झटका लगा। नहीं, यह भ्रम है। यह जंगल हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी तलवार उठाई और जोर से जमीन पर वार किया। तुरंत ही चारों ओर का धुंधलापन गायब होने लगा। सैनिकों की आंखों में फिर से चमक आ गई और रास्ता साफ दिखने लगा। चलो, हमें सूर्य कलश तक पहुंचना ही होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने आकर रुक गए। अग्रसेन बोले, यह अंतिम परीक्षा है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो सूर्य कलश तुम्हारा होगा, लेकिन अगर असफल हुए तो यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। रवि ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। रवि ने पत्थर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजे पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। सच्चा राजा वह नहीं जो शक्ति चाहता है, बल्कि वे जो उसे संभाल सके। अग्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंतिम परीक्षा है रविंद्र। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। रवि ने दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक चारों ओर रोशनी फैली और वह एक अलग ही जगह पर पहुंच गया, एक विशाल शून्य जहां सिर्फ अंधकार था। यह क्या जगह है? उसने खुद से कहा। तभी उसकी अपनी ही आवाज गूंजी, यह तुम्हारे मन का आईना है रविंद्र। यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अचानक सामने से कालेंद्र प्रकट हुआ, रवि का अंधेरा आरूप। हम फिर मिल रहे हैं राजा रविंद्र, कालेंद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। रवि ने तलवार निकाल ली। मैंने तुम्हें पहले स्वीकार किया था, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व अभी भी क्यों है? कालेंद्र ने जवाब दिया, क्योंकि हर राजा के भीतर अंधेरा होता है। सवाल यह नहीं कि तुम इससे लड़ सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम इसे कैसे नियंत्रित करोगे। रवि समझ गया, यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। रवि और कालेंद्र एक दूसरे को घूर रहे थे। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह खुद को साबित करने की परीक्षा थी। कालेंद्र ने हमला किया, उसकी तलवार काले प्रकाश से चमक रही थी। रवि ने अपने हथियार से वार को रोका, लेकिन हर बार जब वह वार करता, कालेंद्र और मजबूत हो जाता। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं तुमसे ही बना हूं। कालेंद्र हंसा। रवि को एहसास हुआ, अगर वह अपने ही अंधेरे से लड़ता रहेगा तो यह कभी खत्म नहीं होगा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। लड़ाई मत करो, उसे स्वीकार करो। रवि रुका। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा कालेंद्र। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी राह पर नहीं चलूंगा। तुरंत ही कालेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे सफेद प्रकाश में बदलने लगी। तुमने समझ लिया। कालेंद्र मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। चारों ओर अंधेरा गायब हो गया और रवि फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा अब खुल चुका था। दरवाजे के उस पार एक विशाल कक्ष था, जहां दा सूर्य कलश पास रखा था। यह एक सुनहरी कलश था जो अपनी खुद की रोशनी फैला रहा था। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कलश की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक चारों ओर आग की लपटें उठी। एक विशाल छाया प्रकट हुई। अंधकार सम्राट। तुमने दूर तक सफर किया, लेकिन यह शक्ति तुम्हारी नहीं है रविंद्र, उसने गरजते हुए कहा। रवि ने तलवार संभाली। अगर यह शक्ति मेरी नहीं होती तो मैंने यहां तक पहुंचने की परीक्षा पास नहीं की होती। अंधकार सम्राट हंसा। शक्ति सिर्फ उसे मिलती है जो उसे संभाल सके। क्या तुम सच में इसे संभाल सकते हो? तभी सूर्य कलश की रोशनी और तेज हो गई। एक दिव्य आवाज गूंजी, राजा रविंद्र, अब समय आ गया है सच जानने का। रवि ने चौंक कर देखा। यह शक्ति कभी भी तुम्हारे राज्य के लिए नहीं थी, यह स्वयं सूर्यदेव की शक्ति है। रवि का मन सवालों से भर गया। स्वयं सूर्यदेव। रवि का मन सवालों से भर गया। स्वयं सूर्यदेव, यह कैसे संभव था? सूर्य कलश की रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। जैसे ही रवि ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया,
एक तेज चमकदार ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी चारों ओर सूरज जैसी गर्मी महसूस हुई और एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा रविंद्र, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन सच्चाई अब भी अधूरी है। रवि ने चारों ओर देखा। बाकी सभी लोग, अग्रसेन, लड़की, सैनिक, सब गायब हो चुके थे। वह अकेला था। आवाज फिर से आई, यह शक्ति कभी भी किसी राजा के लिए नहीं थी। यह उस व्यक्ति के लिए थी जो इसे समझ सके, जो इसे संभाल सके। रवि की आंखों में संदेह था, लेकिन मुझे तो बताया गया कि यह वर्मन साम्राज्य की आत्मा है। तभी सूर्य कलश की रोशनी और तेज हो गई और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, एक तेजस्वी योद्धा जिनकी देह से प्रकाश फूट रहा था। मैं सूर्यदेव का दूत हूं। यह कलश ना तुम्हारा था, ना तुम्हारे साम्राज्य का। यह सिर्फ उस व्यक्ति के लिए था जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। रवि को झटका लगा। तो फिर इसका क्या मतलब है? दूत ने गंभीरता से कहा, सूर्य कलश सिर्फ शक्ति नहीं है, यह सृजन और विनाश दोनों का स्रोत है। अगर तुम इसे अपने राज्य को बचाने के लिए उपयोग करोगे तो यह उसे नष्ट भी कर सकता है। रवि का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या यह वही बात थी जो अंधकार सम्राट कह रहा था? अगजनला का अंतिम निर्णय माक। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में राजा हो तो बताओ, क्या तुम इस शक्ति को अपने राज्य के लिए लोगे? रवि गहरी सोच में पड़ गया। अगर उसने सूर्य कलश को अपनाया तो शायद उसका साम्राज्य पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन सकता था। लेकिन अगर यह शक्ति अनियंत्रित हो गई तो क्या यह विनाश का कारण नहीं बनेगी? उसके सामने दो रास्ते थे। एक, सूर्य कलश को स्वीकार करना और अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करना। दो, इस शक्ति को मुक्त कर देना ताकि यह गलत हाथों में न जाए। उसने गहरी सांस ली और अपनी तलवार जमीन पर टिका दी। मैं राजा बनना चाहता था, लेकिन अब मैं समझ गया कि असली राजा कौन होता है। राजा वह नहीं जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वह जो सही फैसला ले सके। उसने सूर्य कलश की ओर देखा और कहा, यह शक्ति मेरे राज्य के लिए नहीं है, इसे मुक्त कर दो। तकम, सच्ची जीत। तुरंत ही सूर्य कलश से एक विशाल रोशनी निकली और पूरा कक्ष सुनहरी आभा से भर गया। चारों ओर मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और अचानक रवि को लगा जैसे वह हल्का हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने असली समय में था, अपने कमरे में, फोन हाथ में लिए। डीएम खुला था, लेकिन अब कोई संदेश नहीं था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो असली परीक्षा यही थी। शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही चुनाव। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक आखिरी डीएम आया। बधाई हो राजा रविंद्र, तुमने सही फैसला लिया। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी बुद्धि थी, न कि सूर्य कलश। रवि ने सिर उठाया। उसे अब किसी जादू की जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही सच्चा राजा बन चुका था।